बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने लिपि फिपी एनालिसिस के साथ हाज़िर हैं। हम पिछले 5 दिन का एनालिसिस करते हैं जो एक वीक के ऊपर मुश्तमिल होता है। इस वीडियो में हम आपको आने वाले वीक के प्रोज एंड कॉन और एक्सपेक्टेशन बताएंगे और करंटली जो वीक गुज़रा है उसके अंदर कैसी परफॉर्मेंस रही स्टॉक मार्केट की। अगर हम देखें डेटा वाइज तो सबसे पहले नेट लेवल पे जो डेटा है उसको एनालाइज करेंगे और उसके साथ साथ उससे पहले हम आपको कुछ न्यूज़ देंगे कि क्या हमने लास्ट रिपोर्ट में कहा था और इस रिपोर्ट में क्या एक्सपेक्टेशन है। हमने लास्ट रिपोर्ट में कहा था कि अदम एतमाद अभी तो शायद कामयाब होते हुए नज़र नहीं आती, लेकिन उसकी वजह से अनसर्टेनिटी रहेगी। नंबर 2, मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, उसके ऊपर ध्यान रखें, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी में रेट मेंटेन रखे गए, जो एक न्यूट्रल न्यूज़ कही जा सकती है कि ऑल्दो कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद कुछ बेसिस पॉइंट को गिरा दिया जाए, क्योंकि रज़ा बाकिर साहब ने कहा था कि कुछ देर के लिए सस्टेन्ड है, 1 महीना ये मेंटेन रखेगी, दूसरे महीने चांसेस थे शायद बढ़ाई जाती, क्योंकि टी बिल ऑक्शन हाई रेट्स पे हुए थे। इसके साथ साथ हमने ये कहा था कि इंटरनेशनल अरीना पे जिस तरह बात यूक्रेन और रशिया की जंग की वजह से ऑयल प्राइसेस या कमोडिटी प्राइसेस ऊपर गई हैं, उसकी वजह से इम्पैक्ट आने के चांसेस हैं और वो कुछ जो वॉर है वो लंबी होती जा रही है। उसके अंदर अभी रिसेंटली जो बायोलॉजिकल लाइब्रेरीज़ या लेबॉर्ट्रीज़ रशिया ने ढूंढी हैं, उसकी वजह से गेम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। अब जो है सुलह की तरफ बात इतनी जल्दी बैठते हुए नज़र नहीं आ रही है, ताकि जो लास्ट वीक गुजरा है उसके अंदर एक्सपेक्टेशन ये थी कि सुलह हो जाएगी और शायद हम देखते कि जो ऑयल प्राइसेस भी गिरी हैं उसकी सबसे बड़ी वजह ही ये नज़र आती थी। इसके साथ साथ अगर हम देखा जाए तो आने वाले वीक में शायद इनका अभी तक कोई ये प्लान तो नहीं सामने आया कि जिसके अंदर डिस्कशन की बात हो, लेकिन ओवरऑल रशिया की पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और रशिया ने अपने अटैक को डबल करके इस वक्त इस लेवल पे ले आया है कि यूक्रेन के काफ़ी ज़्यादा हिस्सा उसने अपने कंट्रोल में ले दिया है। लेकिन स्टिल यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है वो किस लेवल पे कंट्रोल करती है या किस लेवल पे जाके अपने हथियार डाल के तमाम चीज़ें मान लेती है। चांसेस अब ये हैं कि रशिया विक्ट्री के करीब तो है, लेकिन स्टिल सी के कितनी ज़्यादा फंडिंग या एड जो है जो बाइडन और यूके या मगरबी यूरोप की तरफ से आती है, तो उस बेस के ऊपर यूक्रेन स्टैंड लेगा। अब अगर हम लोकल सियासत को देखें तो लोकल सियासत में अभी तक तो चांसेस या वो कहते हैं कि बेहतरी जो नज़र आती है वो इमरान खान के ही अदम एतमाद से निकलने के नज़र आती है। दूसरे नंबर पे अगर हम ये देखें कि अदम एतमाद के लिहाज से जो डेट चुनी जा रही है वो है 18 मार्च। 18 मार्च के बाद 23 मार्च है और OIC की कॉन्फ्रेंस भी है। इन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो प्रॉबली इमरान खान को सस्टेन करता हुए हम इसलिए देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी कि आप OIC की कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ना हो और ख़ुसूसन परेड जो आ रही है उसमें इमरान खान ना हो। गवर्नमेंट ने बड़ी तेज़ी से जो डेट दी है इसको डिले भी कर सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने डेट ही इसलिए दी है कि एक तो अनसर्टेनिटी जल्दी ख़त्म हो जाए और उसमें फिर आर्मी को भी हाला किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को सपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि दुनिया में हर बड़ी और हर पिवटल स्टेट जो है उसके अंदर आर्मी का ही रोल होता है गवर्नमेंट लाने में। हम सिर्फ 2 कंट्रीज़ को ले लेते हैं जो हम जिनकी जमहूरियत के ऊपर हम कहते हैं कि बहुत ही टॉप की है। सबसे पहले अगर हम देखें यूके में आयरिश नेशनल पार्टी है और उसके अंदर जब ये इनकी पहली वज़ीर-ए-आज़म थी थेरेसा मेयर, जिसकी पार्टी अभी भी बोरिस जॉनसन जो हैं जिसको हेड कर रहे हैं, थेरेसा मेयर की जब पहले सीटें आई थी तो उनकी तकरीबन 280 सीटें थी। इनको तकरीबन 30 से 40 सीटें चाहिए थी गवर्नमेंट में आने। ओवरऑल जब उनकी मखसूस नशीतें मिला के जो बनी वो तकरीबन 307 बनी और जो सबसे छोटी दूसरी पार्टी में लाएगी वो थी आयरिश नेशनल पार्टी।
जिसको थेरेसा मे ने या उनकी इस्टेब्लिशमेंट ने इस तरह कंट्रोल किया हुआ था कि आयरिश नेशनल पार्टी इस बेस पे बनी थी कि वो यूके के साथ इल्हाक करना चाहती थी, और उसके अंदर कुछ फैक्टर ऐसे भी थे कि जो उससे अलहदगी भी चाहते थे। लेकिन जब गवर्नमेंट या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उन्हें ओके की रिपोर्ट दी गई तो वो थेरेसा मे के साथ बैठ गए। इसी तरह बोरिस जॉनसन जब गवर्नमेंट में आए तो उन्हें भी इस्टेब्लिशमेंट की ठीक ठाक सपोर्ट थी। इसी तरह अगर आप यूएस को देखें तो यूएस में आपको याद होगा कि हिलरी क्लिंटन और जब ट्रंप का आपस में मुकाबला था तो हिलरी क्लिंटन वॉज फेवरेट, लेकिन जो आपको डाउन द लाइन इस्टेब्लिशमेंट थी उसको ये पता था कि ट्रंप से हम वो काम करवा सकते हैं जो हिलरी क्लिंटन नहीं करेगी, और इसलिए उन्होंने ट्रंप को सपोर्ट किया और ऐसा एक स्कैंडल निकाल दिया जिसके अंदर एक लेटर था रशियन गवर्नमेंट की तरफ से, और उसको फिर हिलरी क्लिंटन पूरी अपनी कैंपेन में डिफेंड नहीं कर पाई। और इवन दो कैंपेन में तो शायद जितना भी डिफेंड किया हो, आखिरी डेट तक सर्वे जो कह रहे थे वो यही कह रहे थे कि हिलरी जीत रही है। लेटर ऑन ट्रंप जीत गए, और इस दफ़ा जो बाइडन को सपोर्ट कर रही थी डाउन द लाइन आपकी इस्टेब्लिशमेंट, और जो बाइडन आ गए, जबकि ट्रंप ने बहुत कोशिश की क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि किस टाइम पाँव उखड़ जाएंगे और किस टाइम जो है ना इस्टेब्लिशमेंट में दूसरी साइड पे देख लिया। इसी तरह जितने भी रेफरेंडम होते रहे हैं यूके में वो भी इस्टेब्लिशमेंट सपोर्टेड रहे हैं, और उन्होंने इतनी जल्दी किसी को अलहदगी अख्तियार नहीं करने दी। ये नॉर्मल सी बात है। और फिर पाकिस्तान ऐसी पावर स्टेट जहाँ इस्लामिक हॉट कंट्री है, इस्लामिक वाइज मतलब रिलीजियस हॉट कंट्री है, और इसी तरह डाउन द लाइन ये जो है ये एक पिवटल प्लेस पे होने की वजह से जहाँ रशिया, चाइना, इंडिया और ख़ुसूसन आपकी अरेबियन स्टेट्स को एक्सेस हो, उस लिहाज से इसकी पोजीशनिंग बहुत टॉप की है। इसलिए आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर कुछ होना है। इस्टेब्लिशमेंट ने ओके की रिपोर्ट दी, और इधर जो है आप देखिएगा कि इमरान खान के सारे बयानात, काफ लीग भी, एमकेएन भी, जीडीए भी सब ओके की रिपोर्ट देंगे, या बीएपी भी ओके की रिपोर्ट देंगे। ये तो था पूरा एनालिसिस रिगार्डिंग पाकिस्तान सियासत या पाकिस्तान या उसकी कंपैरिजन भी। अब अगर हम लिपि फिपी रिपोर्ट का डाटा देखते हैं ताकि हम अब लिपि फिपी रिपोर्ट का डाटा देखते हैं कि और आने वाले हालात को एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कहाँ लाए करेंगे। सबसे पहले अगर हम लिपि फिपी रिपोर्ट में देखें तो सबसे हाईएस्ट बायर जो हैं वो इंडिविजुअल्स हैं, और हाईएस्ट सेलर जो हैं वो म्यूचुअल फंड्स हैं। अच्छा, इनके ऊपर मैंने ठीक ठाक क्रिटिसिज्म पिछली 2-3 वीडियोस में किया था, और मैंने कहा था कि म्यूचुअल फ़ंड अट्रैक्टिव लेवल पे जब रेट आ जाते हैं ना, तो तब म्यूचुअल फंड्स की, कंपनीज़ की और बैंक्स की बारी होती है उसको बाय करना, ताकि वो एक अच्छी परफॉर्मेंस मार्केट में उस टाइम उसे सेल आउट कर सकें उन स्क्रिप्ट्स को जिनको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, और उनको बाय कर सकें। अब अगर हम देखें तो मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट अभी तक मिक्स में चल रहा है, ख़ुसूसन ये इन काफ़ी चीज़ों की अनसर्टेनिटी की वजह से, और उसके साथ साथ मार्केट का देखा जाए तो मार्केट ने वीक ऑन वीक क्लोजिंग जो है वो नेगेटिव दी है। इंडिविजुअल ने इस वीक में जो बाइंग की है उसमें जो सबसे बड़ी जब हिट आती है तो उस टाइम आती है जब जिस दिन ख़ुसूसन एक तो अदम एतमाद आती है, और अगले दिन अगर हम देखें तो रशिया की जो इस वीक के डिस्कशन एक्सपेक्टेड थी यूक्रेन के साथ, उसके अंदर को फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं आते, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा हिट आई। लेकिन अब हम क्लाइंट वाइज डेटे को देखते हुए हम आगे जाते हैं कि सेक्टर वाइज क्या परफॉर्मेंस थी। सेक्टर वाइज देखा जाए तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने स्टिल सेलिंग की है, और बैंकिंग सेक्टर के अंदर इंडिविजुअल्स और इस सबसे बड़े बायर कंपनीज़ हैं, और 177 मिलियन रुपीस की नेट सेलिंग फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने किया, और बाइंग जो कंपनीज़ और इंडिविजुअल्स ने की वो 107 मिलियन कंपनीज़ ने, और इंडिविजुअल ने 43 मिलियन की। अगला सेक्टर है सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, और ये मैं आपको बताऊं कि अपनी पोजीशन इस सेक्टर में ऑफलोड करना अब बेहतर नज़र आता है रादर देन पोजीशन लेना, क्योंकि जो कोल प्राइस है यूक्रेन वॉर की वजह से वो बहुत हाई पे चली गई है। तकरीबन $440
फी टन के ऊपर चली गई है। ये एवर हाईएस्ट कोल प्राइस है। अब इससे प्रॉब्लम ये होगा कि जब इसी कंटिन्यूटी में इस प्राइस को आप जहन में रखें, अगर इसी कंटिन्यूटी में रहती है कोल प्राइस, तो जो रिज़ल्ट मार्च के और आने वाले टाइम मतलब जून के जो रिज़ल्ट आएंगे वो इस दफ़ा सीमेंट सेक्टर बड़े नुकसान शो करेगा। और अगर ये मोमेंटम रहता है और जंग कंटिन्यूटी में रहती है और कोल प्राइस इसी लेवल पे रहती है तो वी विल सी दी प्रॉब्लम्स मोर। इसी तरह मैंने आपको कहा था स्टील सेक्टर को भी ये इम्पैक्ट नज़र आएगा। हम यही वाइज डिसीजन कहते हैं कि अगर किसी ने सीमेंट में बहुत ज़्यादा होल्डिंग ली हुई है तो उसे थोड़ा सा ऑफलोड करता जाए, और ताकि जैसे ही रिज़ल्ट मार्च के आएंगे तो आपको उसका इंडिकेटर नज़र आ जाएगा, और जब जंग ओवर होती हुई नज़र आए तो उस टाइम चाहे दोबारा इसके अंदर आ जाए, क्योंकि उस टाइम ये लोअर लेवल पे होगा। लेकिन याद रखिएगा जब रिज़ल्ट बुरे आएंगे तो उस टाइम भी ये लोअर लेवल पे ही खड़े होंगे। अगला सेक्टर है फर्टिलाइज़र सेक्टर। फर्टिलाइज़र में जो बायर हैं वो इंडिविजुअल्स हैं और डाउन द लाइन म्यूचुअल फंड उसमें सेलर हैं। नेट लेवल पे 117 मिलियन का नेट बायर है इंडिविजुअल और 99 मिलियन के सेलर हैं। म्यूचुअल फंड ने तो हर एक चीज़ को बेच दिया लगता है। वो उसकी वजह यही नज़र आती है कि उन्हें यह है कि जब ये रिज़ल्ट्स आएंगे तो वो ठीक ठाक इम्पैक्टेड होंगे। म्यूचुअल फंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन में देखा जाए तो उन्होंने हाईवी सेलिंग की हुई है और डाउन द लाइन इंडिविजुअल्स ने बाइंग की हुई है, और पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने बाइंग की हुई है, कंपनीज़ में सेलिंग की हुई है। उसके बाद आ जाता है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर, जिसके अंदर इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की हुई है। और अभी तक अगर मैं ये देखूं तो ब्रोकर ने सिर्फ 2 सेक्टर में, मतलब फर्टिलाइज़र सेक्टर और अगर मैं देखूं तो सिर्फ फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर बाइंग की हुई है, और उसके बाद पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में बाइंग की हुई है। ब्रोकर्स को भी हम साथ साथ रिव्यू करते जाते हैं। उसके बाद है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, इसके अंदर भी ब्रोकर की सेलिंग है और मैंने इसमें बता दिया इंडिविजुअल ने सेलिंग की है सबसे बड़ी। अब उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग आ जाता है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा बायर जो बड़े हैं वो हैं इंडिविजुअल्स, और नज़र भी आता है कि जितनी ऑयल प्राइसेस एस्केलेटेड हुई हैं, और ऑयल प्राइसेस अगर गवर्नमेंट भी एस्केलेट करती है, लेकिन गवर्नमेंट पे इस वक्त प्रेशर है। याद रखिएगा अब ये और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ट्रिकी हो गया है। वो इस वजह से कि वो जब इंपोर्ट महंगी कर रहे हैं और अल्टीमेटली ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ जो हैं वो एक लेवल पे जाके सेल आउट कर रही होंगी, तो वहाँ उन्हें नुकसान हो रहा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो करंट प्रेशर है उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस नहीं बढ़ा रही। और गवर्नमेंट ने अभी ये कहा है कि हम बजट तक प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे, जिसकी क्लियर कट इंडिकेशन है कि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में आने वाला टाइम थोड़ा सा इम्पैक्टेड हो सकता है, क्योंकि और इसी तरह एक्सप्लोरेशन भी इम्पैक्टेड हो सकती है। म्यूचुअल फंड ने इसमें हाई लेवल की सेलिंग की है। आगे जाया जाए तो टेक्नोलॉजी सेक्टर आया था। टेक्नोलॉजी सेक्टर में मैंने आज से बहुत दिन पहले, मतलब 2.5 महीने पहले एक वीडियो की थी सिस्टम लिमिटेड के बारे में। मैंने वहाँ उसके अंदर एक्सपेक्टेशन अपनी शेयर की थी, मैंने उसके अंदर टारगेट अपना शेयर किया था। उसके अंदर मैंने कहा था कि 80 से 100% बोनस ये कंपनी देने जाएगी फुल ईयर रिज़ल्ट के ऊपर, और उन्होंने 100% बोनस दिया। अभी जिस तरह मार्केट की बड़ी अनसर्टेन पोजीशन है, शायद वो 1000 को ना टच कर पाए, लेकिन याद रखिएगा जिस प्राइस पे इस वक्त बाइंग करेंगे ऑलमोस्ट उस प्राइस को विद इन 1 ईयर वो दोबारा ज़रूर टच कर जाएगा। उसके आगे देखें तो इस सेक्टर के अंदर भी म्यूचुअल फंड्स, कंपनीज़ और ब्रोकर कम्युनिटी ने बड़ी हाई लेवल की सेलिंग की है, और बाइंग इंडिविजुअल्स ने की है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने की है और फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने की है। और ये एक अमेजिंग सी बात है कि जंग में फॉरेन कॉर्पोरेट्स ज़्यादातर सेलिंग में ही रहे हैं, लेकिन इस सेक्टर के अंदर बाइंग लेवल पे खड़े हो गए हैं। अगला सेक्टर है फूड सेक्टर। फूड सेक्टर में मैंने जिस तरह कहा था कि लास्ट वीक जो था हमें नज़र आता था कि काफ़ी बाइंग नज़र आ रही थी, लेकिन इस वीक अब उसके बरक्स हुआ और ऑलमोस्ट सिर्फ कंपनीज बायर हैं। दूसरी एंड पे अगर देखा जाए ब्रोकर कम्युनिटी और इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और ज़्यादातर सेलिंग में पार्टीज़ खड़ी हैं। अदर ऑर्गेनाइजेशन पॉजिटिव में हैं और इसके अलावा इंडिविजुअल्स भी नेगेटिव में हैं। और अगला सेक्टर है टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर में अल्टीमेटली कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आ सकता है इस जंग का भी, लेकिन ओवरऑल जो है इंडिविजुअल्स, बैंक्स और इसके अंदर ब्रोकर कम्युनिटी पॉजिटिव है। डाउन द लाइन देखा जाए तो कंपनीज में इसने सेलिंग की है। लास्ट सेक्टर जो है वो है अदर सेक्टर। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि यूक्रेन वॉर, रशिया वॉर के ऊपर स्टील का सेक्टर जो है वो ठीक ठाक इम्पैक्ट कर सकता है।
टैक्स इस सेक्टर के अंदर आपके पास केमिकल भी आ जाता है, आपके पास ऑटो भी आ जाता है, आपके पास फार्मा भी आ जाता है। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल फार्मा के रिज़ल्ट तो अच्छे थे, लेकिन ये जो जंग हुई उसकी वजह से ठीक ठाक फार्मा के स्क्रिप्ट को इम्पैक्ट आया। और क्योंकि उसमें प्राइस एस्केलेशन और मार्केट जब डाउनवर्ड मोमेंटम में थी तो अल्टीमेटली अच्छे स्क्रिप्ट को भी जो है वो अपने आप को सस्टेन नहीं रख सके। लेकिन अल्टीमेटली जैसे ही थोड़ी सी अनसर्टेनिटी क्लियर होगी, मार्केट अपने आप को स्टेबिलिटी शो करते हुए नज़र आएगी, तो हम देखेंगे कि फार्मा भी बेहतर होता हुआ नज़र आएगा। अब हम देखते हैं कि ब्रोकर्स ने किसके अंदर बाइंग की। अदर सेक्टर के अंदर इसने बाइंग की, उसके अलावा जिसमें केमिकल है, फार्मा है, इसी वजह से फार्मा के बारे में मैं ये कह रहा था, और ऑटो है, ऑटो के अंदर बाइंग बनती थी क्योंकि लास्ट ईयर के कंपैरिजन से इस साल तकरीबन 33% ग्रोथ है व्हीकल्स की सेल आउट के अंदर, जिसके अंदर पार्क सुजुकी मोटर सबसे टॉप पे है। ब्रोकर ने उसके बाद ज़्यादातर किसी बड़े सेक्टर में नहीं बाइंग की, सिर्फ टेक्सटाइल में बेहतर बाइंग है, टेक्नोलॉजी में सेलिंग है, बैंक्स में सेलिंग है, सीमेंट में सेलिंग है, और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में सेलिंग है। मार्केटिंग, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में थोड़ी सी बाइंग है। अगर हम आगे देखें तो हमें नज़र आता है टॉप क्लाइंट जो कि इंडिविजुअल्स हैं। इंडिविजुअल्स ने सबसे ज़्यादा बाइंग जो है वो सीमेंट सेक्टर में की, और ये एक ख़तरनाक साइन है। मैंने आपको पहले इसकी रीज़न बता दी। उसके साथ अदर सेक्टर में अगर वो स्टील सेक्टर में जा रहे हैं उसे अट्रैक्टिव प्राइसेस देख के, तो ये भी एक थोड़ा सा ख़तरा है, क्योंकि अगर प्राइस एस्केलेशन है और कंपनी अच्छी तरीके से मैनेज कर जाएंगी तो फिर तो बहुत अच्छा है। लेकिन सीमेंट के लिहाज से मैंने आपको क्लियर वर्डिक्ट दे दिया। उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में और फर्टिलाइज़र में इन्होंने बाइंग की हुई है। अगर हम देखें मार्केटिंग की तो कुछ समझ आती है, लेकिन फर्टिलाइज़र की अभी उस तरह समझ नहीं आ रही, और शायद फर्टिलाइज़र की प्राइसेस एस्केलेट करें तो उन्हें बेनिफिट हो सके, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई में थोड़ा सा डाउनफॉल आ सकता है। अगले टॉप बायर्स जो हैं वो हैं हमारे पास अदर ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने सब में ही बाइंग किया, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में भी, अदर्स में भी, चंद एक सेक्टर में जिसमें अंदर टेक्सटाइल है, ऑयल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है और फर्टिलाइज़र है, थोड़ी थोड़ी सेलिंग की है, बाकी सब में बाइंग है। तो ये तो लगता है पॉजिटिव है अदर ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में अभी ठीक ठाक अनसर्टेनिटी है। टॉप सेलर वाइज देखा जाए तो टॉप सेलर में जो म्यूचुअल फंड हैं उन्होंने सीमेंट में सेलिंग की है, अदर सेक्टर में सेलिंग की है, टेक्नोलॉजी और ऑयल मार्केटिंग में सेलिंग की है। उन्होंने सब में सेलिंग की है, सॉइल ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की, जो कि समझ से थोड़ा सा बाहर है, क्योंकि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सबसे ज़्यादा ऑयल प्राइसेस की वजह से हिट होने जा सकती हैं। और इसके बाद बैंक्स में उन्होंने बाइंग की है। अगर हम ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट देखें और ब्रोकर्स की बाइंग और सेलिंग देखें तो नज़र यही आता है कि टेक्सटाइल सेक्टर, अदर सेक्टर जिसमें ऑटो, फार्मा जो है कुछ अच्छे हो सकते हैं, केमिकल भी इसमें अच्छे हो सकते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन इसमें उनकी बाइंग है। लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट का सेंटीमेंट देखें तो मार्केट अभी भी मिक्स मोड में रहने के चांस है। मिक्स मोड में क्योंकि अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, और जब तक काफ लीग का बयानिया नहीं आ जाता, क्योंकि काफ लीग का बयानिया जो है वो बड़ा मैटर करता है, क्योंकि काफ लीग के इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। जैसे ही काफ लीग ने बयानिया दिया, अगर वो प्रो गवर्नमेंट हुआ, और हत्ता कि काफ लीग जो है इसे डाउन द लाइन ठीक ठाक बारगेन कर रही है, लेकिन सिर्फ एक मैसेज आने की ज़रूरत है, उसके बाद तमाम चीज़ें अलाइन हो जाएंगी। जिस तरह उन्हें सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये मैसेज दे दिया गया कि आपने गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है, उसके पीछे ही एमकेएम जाएगी, उसके पीछे ही जीडीए जाएगी, और जैसे ही एमकेएम और जीडीए और बाप पार्टी बनाई ही ज़्यादातर चांसेस हैं कि ज़्यादातर लोगों का कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई है। तो ये चारों पार्टीज़ एक ही यस का वेट कर रही हैं। जैसे यस आ गया, और प्रॉब्ली यस आ जाएगा, जिसके 90% चांसेस हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो दूसरी साइड पे बार्गेनिंग है बहुत ज़्यादा है, और वो उन्होंने जो अपने एजेंडे में रखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि उन्होंने अदारों को कंट्रोल करना है। उनका पहला एजेंडा ही ये है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट बचती हुई नज़र आती है, और 18 मार्च के बाद काफ़ी बादल छटते हुए नज़र आएंगे, और उस टाइम तक हमें कुछ ना कुछ पोजीशन ले लेनी चाहिए। याद रखिएगा, इस लेवल पर पोजीशन लीजिएगा जब मार्केट, अगर खुदा न खास्ता इमरान खान उड़ गए तो हालात बुरे होंगे, तब ठीक ठाक हाई सेलिंग होगी। जहाँ तक सिस्टम लिमिटेड की बात रही, सिस्टम लिमिटेड का बोनस लेना अच्छा साबित होगा, लेकिन 6 महीने से साल के लिए उसमें पोजीशन लेने जाइएगा। ऐसे ही ना आप सोचिएगा कि बोनस लेके आप सब कुछ जो है ना रिकवरी मोड में चला जाएगा। अगर गवर्नमेंट मार्केट अच्छी होती है तो बोनस से पहले ये शायद 1000 भी टच कर जाए।
और अगर मार्केट मतलब अदम एतमाद नाकाम हो जाती है, अगर मार्केट में कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम देखेंगे शायद ये इसी प्राइस पे 700 से 800 के दरमियान होवर करता रहे, लेकिन जैसे ही एक्स बोनस होगा उस टाइम तक बादल छट चुके होंगे और फिर शायद हम देखेंगे कि बहुत बेहतर हालात हो जाएंगे सिस्टम लिमिटेड में जिसने पोजीशन ली होगी। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।